आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार एवं जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि 2024 के आम चुनाव का प्रचार आज समाप्त हुआ और 1 जून को अंतिम चरण के मतदान होंगे। 4 जून को नतीजे हमारे सामने होंगे। इस चुनाव के दौरान देश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम के प्रत्येक विषय के बारे में मेरे साथ चर्चा में आज मौजूद है श्री राजेश ठाकुर जी। हम सब इस विषय पर चर्चा करेंगे कि चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहे। धन्यवाद राम प्रसाद जी। जैसा कि आपने कहा कि इस बार के जो चुनाव के मुद्दे थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में वोटिंग हुई है इस बार। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करूं, अपने जम्मू कश्मीर की, तो धारा 370 तो टूटने के बाद पहली बार ये बड़ा चुनाव था और इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोटिंग की है। तो इसके रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी पहले तो इतना वोटिंग होती नहीं थी, नॉर्मल वोटिंग होती थी। इस बार तो 60% लगभग हर जगह हुआ, 60% से वो ही वोटिंग हुई इस बार। बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने कि जिस प्रकार पिछले चुनाव में 10% जहां मतदान होता था, वहां आज 60% मतदान हुआ। इसका संकेत सीधा है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक पाकिस्तान द्वारा चलाए गए नैरेटिव के माध्यम से जम्मू कश्मीर में उनके द्वारा षड्यंत्र जो चलाया जाता था और अलगाववाद, आतंकवाद और परिवारवाद की राजनीति के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर में शासन चलते थे, उसको जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने नकारा है और भारत के लोकतंत्र पर संपूर्ण विश्वास किया है। यह लोकतंत्र के विश्वास के लिए एक मोहर है। और धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाने में एक दीवार थी, उस दीवार को हटाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को अपने मताधिकार के माध्यम से धन्यवाद का एक स्वरूप है। यह सीधा सीधा संकेत है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक पत्थर और बंदूक के स्थान पर लोकतंत्र का रास्ता अपना रहे हैं। इसीलिए 60% से अधिक मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन जो पार्टीज थी, वो एक बेरोजगारी और महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इस इलेक्शन में भी उन्होंने ये मुद्दा बनाया। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में विपक्षी पार्टियों ने लोगों को गुमराह करने के लिए बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा बनाया। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि बेरोजगारी की हम बात करें तो जहां सरकारी विभाग में आज अनेकों लोगों को नौकरियां मिली हैं, चाहे उसमें आप पुलिस में देखें, सब इंस्पेक्टर चाहे महिलाओं की हो या पुरुषों का हो, अग्निवीर की यदि हम बात करें, उसके अकाउंट असिस्टेंट्स की हम बात करें, प्रत्येक विभाग में विभिन्न विभागों में समय समय पर यहाँ के नौजवानों को नौकरियां मिली है। उसके साथ साथ स्टार्टअप के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को अपने कारोबार बढ़ाने के लिए और कारोबार स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए लोन हम सबको दिए हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में यदि हम देखें, पंच से लेकर मेंबर पार्लियामेंट तक सबके लिए अवसर खुले। पंच और सरपंच पंचायतों में लोगों को काम करने के अवसर मिले। पहले जो पैसा यहाँ की असेंबली खर्च करती थी, आज वो पंचायतें खर्च कर रही हैं। वहां भी लोगों को रोजगार कमाने का अवसर मिला। इसके साथ साथ अन्य जो निर्माण कार्य जहां चल रहे हैं, वहां पर नए लोगों को काम करने के अवसर मिले। और आपने देखा कि डी क्लास कार्ड आज अनेकों युवाओं के पास है। पहले ठेकेदारी केवल उनके चेले चपाटे करते थे, परंतु आज भारत के और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो डी क्लास कार्ड बनाकर अपने रोजगार कमाने के लिए स्टार्टअप, वो भी एक स्टार्टअप का एक एग्जांपल है। आज लोगों के पास कार्ड बने हुए हैं जो निर्माण कार्य में अपना रोजगार कमा रहे हैं। इसके अतिरिक्त महंगाई की यदि मैं बात करूं तो जहां एमजी नरेगा के अंदर 100 रुपए प्रतिदिन था, वहां आज 266 तक पहुंच चुका है। आज जहां एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10,000 या 15,000 सैलरी होती थी, आज 90,000, लाख, 1.5 लाख तक सैलरियां पहुंची। हर क्षेत्र में आमदनी बढ़ी है, इसलिए महंगाई भी बढ़ी है उस तुलना में। परंतु जिस तुलना से कांग्रेस सरकार में लोगों को
आमदनी बढ़ाने के लिए जो अवसर कम दिखाई देते थे, वहां महंगाई ज्यादा दिखाई देती थी। परंतु आज महंगाई के तुलना में अवसर अधिक बढ़ चुके हैं, ये हम सबको समझना है। सेंटर की बात करें अगर, तो राहुल गांधी कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर, पिछली बार अमेठी से लड़े थे तो हार गए थे, और इस बार वहां से लड़ना उन्होंने अच्छा नहीं समझा। इसके बारे में मतलब आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि गांधी परिवार पूरे देश को विरासत समझते थे कि हमारी जागीर है। पहले सेंटर से की कुर्सी से उनको हटाया, खानदानी राज खत्म किया। उसके बाद अमेठी एक ऐसा स्थान, ऐसा क्षेत्र था जहां पर गांधी परिवार अपनी विरासत समझते थे। परंतु इस बार 2024 के चुनाव में वो समझ चुके कि ये चुनाव भारत के मतदाता भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। और राहुल गांधी को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मेरी जागीर नहीं है, यहां पर तय करेंगे भारत के नागरिक, वहां के मतदाता। इसलिए उनको पता था कि जो पिछले गांधी परिवार ने अमेठी के साथ किया था, उसका नतीजा उसको सामने दिखाई देता था। इसलिए उन्हें वो सीट छोड़कर भागना पड़ा। और वहां पर स्मृति ईरानी ने जो काम किए, उस काम के आधार पर उन्हें वो पहले पता था कि मुझे हार का सामना करना पड़ेगा। यहां से भी हमें सीख मिलती है कि जो लोग राजनीति में किसी क्षेत्र को, किसी भाग को, किसी एरिया को अपनी जागीर समझते हैं, वो उनकी जागीर नहीं है। यहाँ के नागरिक तय करेंगे, यहाँ के मतदाता तय करेंगे कि हमने किसको अपना नेता बनाना है। बिल्कुल। जैसा कि राजस्थान के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे रविंदर सिंह भाटी, बाड़मेर एक जगह है जहां पर वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और काफ़ी हुजूम में लोग उनके पीछे आ रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट है उनको। इस बार पार्टी को ना देखते हुए अच्छे कैंडिडेट को देखा गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सारे राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ ये भी एक विशेष बात पूरे देश को देखने को मिली। रविंद्र सिंह भाटी ने जब नॉमिनेशन किया तो वहां पर लाखों लोगों की भीड़ थी। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ इतना हुजूम, इतने लोग, इस बात का संकेत देते हैं कि भारत के मतदाताओं को अब कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिल रही है कि उन्हें किसी पार्टी, किसी नेता या किसी मजहबी नेता की आवश्यकता नहीं है। वो उस व्यक्ति के साथ होंगे जो उनके अधिकारों के लिए लड़े, जो उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सामने आए। उस नेता के साथ लोग खड़े होते हैं। ये रविंद्र सिंह भाटी ने दिखाया और 2024 के आम चुनाव में हमें देखने को मिला। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें फिर से, तो 2014 की जो पहले की सियासत थी और अब की जो सियासत है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है। उस वक्त आतंकवाद अपने रूज पे थी। हमने देखा कश्मीरी पंडितों को किस तरह से जम्मू कश्मीर से निकाला गया, जम्मू कश्मीर से बाहर भी चला गए, और जम्मू में भी कुछ लोग, जम्मू कश्मीर के जो पंडित लोग हैं वहाँ पर हैं। तो आज के दौर में उस दौर में क्या फ़र्क समझते हैं आप? ये जमीन आसमान का अंतर है। जम्मू कश्मीर में जहां रक्त की होलियां खेली जाती थी, यहां पर कश्मीरी पंडितों को अपने घर से भगाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू समाज के साथ नरसंहार हुआ, हिंदू समाज के अधिकारों को हड़पा गया, हिंदू समाज के साथ भेदभाव किया गया, और यहां पर कई सभ्यताएं खत्म हो गई, कई परिवार नष्ट हो गए। यहाँ की राजनीति खून की होलियों के साथ खेली जाती थी। आतंकवाद इस प्रकार फैलाया जाता था कि एक ऐसे भयानक व्यक्ति का रूप बना दिया था कि कब वो कहां से निकले और किसके घर की खुशी ले जाए। ये एक यहाँ पर सिस्टम बनाया हुआ था। यहाँ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ाए जाते थे। यहाँ किसी के अधिकारों की रक्षा के करने के उद्देश्य से लोग नेता नहीं बनते थे। यहाँ पर दादागिरी और गुंडागर्दी चलती थी और पाकिस्तान द्वारा चलाया गया नैरेटिव यहाँ पर सेट होता था। परंतु आज 2014 के बाद और धारा 370 हटने के बाद यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से परिवर्तन आया, और यहाँ के लोगों ने राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए लोकतंत्र पे भरोसा किया, और अपने जमहूरी ताकत के साथ अब वो अपना नुमाइंदा भी चुन रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक बार कि आने वाला जो 5 साल होंगे वो एक टर्निंग पॉइंट होगा इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स में। ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं 5 साल जो आने वाले हैं। तो ये क्या सिग्नल समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन जो है वो बहुत आगे है। हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती है जहां से वो शुरू करते हैं, और हमारे किसी कंसेप्ट में भी बात नहीं होती है
वो चीज वो करके दिखाते हैं। ये हमने पिछले 10 वर्षों में देखा है। चाहे आप राम मंदिर का निर्णय देखें, चाहे आप भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति के रूप में देखें, आप इस समय जहां भारत का प्रधानमंत्री बाहर के देशों में दिखाई नहीं देते थे, आज बाहर के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये भी हमें देखने को मिला है। इससे सिद्ध होता है कि भारत के प्रधानमंत्री के देश के प्रति कितने बड़ा विजन है और जो 2047 तक भारत वैश्विक स्तर में महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत हो, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था हो। यह सारा सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि ये जो 5 वर्ष उनको मिलेंगे, इन 5 वर्षों में तेजी से भारत विकास करेगा। हर क्षेत्र में आंतरिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भारत के नागरिकों का विकास हो, सम्मान हो, भारत की संस्कृति का पुनर्निर्माण हो, भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण हो। इन सब विषयों पर भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री जो कि महबूबा मुफ्ती जी थे, उन्होंने एक बार 2019 से पहले एक बार कहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर धारा 370 टूटी तो यहाँ पर इंडिया का जो ध्वज है उसके उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो आज क्या, ये तो पहले महबूबा मुफ्ती जी को ये देखने को मिल चुका है कि जब जम्मू कश्मीर के प्रत्येक घर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से ध्वज लहराए जाते थे। यहाँ पर सरकारी बिल्डिंगों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराए जाते हैं और प्रत्येक नागरिक के छत पे, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति के छत पे आज राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा है। इससे उनको यह सिद्ध हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों की कोई कमी नहीं है, भारत का तिरंगा उठाने वालों की कोई कमी नहीं है। अब यदि कमी है तो पाकिस्तान द्वारा चलाए गए नैरेटिव चलाने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। आतंकवाद को पनाह देने वाले लोगों का अस्तित्व आज समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान के षड्यंत्र को बढ़ावा देने वाले लोगों का आज अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये केवल तब संभव हुआ जब पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे भयानक चीजों का सामना करना पड़ा। यदि आंतरिक दृष्टि से हम देखें तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट नीति आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बनाई। इस चीजों के लिए है अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जिस प्रकार के लाए गए और सारे कानून जिस प्रकार से बनाए जा रहे हैं जीरो टॉलरेंस के साथ आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, वो महबूबा मुफ्ती को अब समझ में आ चुका है। और आज जो 60% से अधिक मतदान हुआ है, इससे भी उनको संकेत मिल चुके होंगे कि अब उनकी ये भड़काव वाली राजनीति काम नहीं आएगी। अब विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान कौन नेता निकालेगा, उसी को यहां पर कुर्सी दी जाएगी। 2024 के आम चुनाव से यह सिद्ध होता है कि भारत के मतदाताओं ने भारत की संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भारत के मतदाताओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत हो, इसके लिए मताधिकार का प्रयोग किया है। भारत के मतदाताओं ने भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भारत की एकता एवं अखंडता और भारत की संप्रभुता के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक की स्वाधीनता और उसके स्वाभिमान भरे, इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ भारत के मतदाताओं ने भारत में एक सशक्त, स्थिर और स्थायी सरकार मिले जो निर्णायक फैसले राष्ट्र हित में ले, इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भारत के मतदाताओं ने भारत को एक सशक्त रक्षा विभाग मिले, भारत को एक सशक्त गृह विभाग मिले जो भारत की आंतरिक स्थिति का सुधार करे, भारत को एक ऐसा विदेश मंत्रालय मिले जो भारत को वैश्विक स्तर में भारत की मित्रता का हाथ आगे बढ़ाए, और भारत को एक ऐसे वित्त मंत्रालय मिले जिसमें भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, और भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में भारत को लेकर जाए और भारत का मान व सम्मान दुनिया में बढ़ाए। इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमें विश्वास है कि भारत के मतदाताओं ने जो अपने मन में सोच के विचार किया है, उसी प्रकार की सरकार हम सबको मिले। इसी अपेक्षा, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आपसे आग्रह करते हैं
कि अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।